साथियों और छात्रों, आज मैंने सोचा है कि एक नया चैप्टर या नया विषय शुरू किया जाए जिसकी बहुत बड़ी महत्व है। और पहले तो ये विषय बीएससी और बीए में होता था, लेकिन पिछले विगत कई वर्षों से ये हाई स्कूल में भी समायोजित कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा विषय है जिसका बहुत बड़ा महत्व भी है। और ये आज से नहीं बल्कि पुराने कालों में भी जब मुगल साम्राज्य था तब भी यही स्थिति थी कि आंकड़ों को जुटाने के लिए उनको कोई गणना करनी पड़ती थी। ब्रिटिश काल में भी यही होता था और आजकल तो इसका बड़ा भारी महत्व है। अभी हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने एक जानकारी दी है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो हमारा नया वेरिएंट आया है ये पीक पर होगा। कुछ प्रोफेसर ने इसको फरवरी के पहले वीक में दिया है। तो ये कमाल केवल इसी विषय का है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम शुद्ध भाषा में सांख्यिकी कहते हैं। जहाँ तक इसकी कई परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन एक परिभाषा जो संक्षिप्त है, ये गणना और माध्यों का विज्ञान है। अगर इसको हम यूँ कहें कि किसी भी चीज़ की जानकारी करनी हो, जैसे बरसात कब होगी, कितनी होगी, फसल कौन सी पैदा हो, कितनी होगी, कितने बच्चे इस साल पास हुए, उनका क्या ग्रुप है, कितने परसेंटेज वाले कितने बच्चे हैं, कोरोना में कितने लोग की मृत्यु हुई है, इन सब की जानकारी करने के लिए हमारे पास यही एक साधन है। तो सांख्यिकी जो है वो गणना और माध्यों का विज्ञान कहलाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध सांख्यिकी और दूसरी प्रयोगात्मक सांख्यिकी। शुद्ध सांख्यिकी का अर्थ होता है कि शोध करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन तरीकों से हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। और प्रयोगात्मक सांख्यिकी अर्थ होता है कि शुद्ध सांख्यिकी के लिए नई नई चीज़ें, नई नई चुनौतीपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करना। अगर हम समस्याएं प्रस्तुत करेंगे तभी शोध होगा। इसलिए हमारा ये सांख्यिकी को दो भागों में बांटा हुआ है। इनका उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है? आंकड़ों का अध्ययन व सूचना प्राप्त करना। जब आंकड़ों का अध्ययन करें, सूचना प्राप्त करेंगे, उससे क्या होगा? भविष्य के लिए हमको क्या परिणाम, इसका अनुमान मिल जाएगा। इनका कहाँ कहाँ महत्व है, क्या क्या महत्व है, क्या क्या उपयोग है। शोध के क्षेत्र में इसका महत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्व है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसका योगदान है, चिकित्सा, उद्योग, नियोजन, प्रशासन, बीमा। एक छोटी सी बात बताए बीमा में, जब बीमा लोग कराते हैं तो ये पता चलता है कि इस तरीके के रोग में कितने लोगों बीमार पड़े हैं। अगर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो उसके अनुसार वो लोग प्रीमियम बढ़ा देते हैं, कम बीमार पड़ते हैं तो कम प्रीमियम कर देते हैं। शोध के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार से कंपाइल्ड डाटा करनी पड़ती है। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, उनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर तक अगर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 165 सेंटीमीटर वाला छात्र भी उसी सीमा के अंतर्गत आएगा। तो इसमें राशियों का उपयोग होता है। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अचर राशि, एक चर राशि। अचर राशि मतलब जो कांस्टेंट होती हैं, जो बदलती नहीं, समय के अनुसार है, जैसे 2, 3 और पाई। चर मतलब वेरिएबल होती है, जैसे ऊंचाई है, आयु है, आय है। ऊंचाई देश के प्रत्येक नागरिक की अलग अलग होती है, आयु प्रत्येक नागरिक की अलग अलग होती है, आय भी उनकी अलग अलग होती है। तो अगर इनको में ग्रुप में किया जाए तो उनके लिए एक
ये डिसकंटिन्यूअस होता है, एक कंटिन्यूअस बनाया जाता है। जैसे डिसकंटिन्यूअस में क्या, क्रिकेट मैच है, उसमें रन बनाते लोग हैं, रन की संख्या पॉजिटिव हो सकती है, 10 हो, 15 हो, 50 हो, 100 हो, शून्य भी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। वेरिएबल में क्या है, निश्चित सीमा के अंतर्गत सभी मान मान्य होते हैं। निश्चित सीमा का मतलब होता है कि 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 11 से लेके 20 तक, कहीं कहीं 10 से 20 तक का भी प्रोविजन है। इसका हम डिटेल में बाद में विस्तार में वर्णन करेंगे। अभी हम वहीं तक अध्ययन करना चाहते हैं जो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में है। तो अगर किसी भी आंकड़ों का हमें अध्ययन करना है तो उन आंकड़ों को हमको सूचीबद्ध करना चाहिए। सूचीबद्ध करने का मतलब ये होता है कि उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाए। प्रॉपर तरीके अरेंज करने का मतलब ये होता है कि या तो उनको आरोही क्रम में लिखा जाए या उनको अवरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स घटते क्रम में। तो अगर एक एग्जाम्पल लिया हमने 3, 4, 9, 11, 7, 5, 3, 2, 8 और 6 का, एक संख्याएं हैं। इनको अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 होगा। अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2 होगा। तो हमको ये देखना होगा कि हमको जरूरत किस चीज़ की है, आरोही क्रम की जरूरत है या अवरोही क्रम की जरूरत है। जिसकी हमको आवश्यकता होगी उसके अनुसार अपने अंकों को हम लोग सुव्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे। अब ये भी है कि अगर कोई भी अंक, जैसे आरोही क्रम में देखिए 3, 3 2 बार आया है, तो जब कोई संख्या कई बार आती है, 1 से बार आती है, 2 बार आती है, 3 बार आती है, तो उनको कहते हैं बार बार आती है। तो ऐसे लोग नाम दिया गया है बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर गणना करना चाहेंगे तो एग्जाम्पल लिए हमने एक नंबर लिए हैं 5, 2, 3, 5, 6, 8, 5, 2, 7, 5, 4, 7, 5। इसको अगर हमने आरोही क्रम में लिखा 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8। इसमें 5 जो है हमारा 5 बार प्रकट हुआ, 5 बार आया है, तो इसकी बारंबारता हमारी 5 की होती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक परीक्षा में 10 छात्र बैठे थे, उनके प्राप्तांक में 31 अंक की बारंबारता बताइए। तो 31, 45, 31, 62, 76, 31, 34, 32, 31, 55, ये नंबर उन्हें 10 छात्रों ने प्राप्त किए हैं। इसमें देखा जाए मिनिमम 31 है, अधिकतम 76 है। लेकिन अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो 31 4 बार मेरा आता है, 32 एक बार आता है, 34 एक बार आता है, 45, 55, 62, 76। अगर इसमें पूछा जाए कि 10 छात्रों में 31 की बारंबारता क्या है, तो हमको यह है कि 31 हमारा 4 बार आया है, तो 31 की बारंबारता 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आज की तारीख में, आज के दिन में हमने एक संक्षेप में स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा, थोड़े बहुत उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उनका अध्ययन किया है, और केवल हमने कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आज के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी की है। ये हमारे बेस हैं। अभी कई और भी इनके नाम हैं, उन नामों का भी आगे अध्ययन करेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, इसको कंटिन्यूअस देखते रहिए। अगर एक भी आपने मिस कर दिया तो अगले समझने में दिक्कत होगी। हमारा प्रयास रहेगा बारंबारता या स्टैटिस्टिक्स का जितना कोर्स है हाई स्कूल में, वो सारा हम एक साथ में पढ़ाएं, ताकि संक्षिप्त में हमारे सभी छात्रों को उसका फायदा हो और एग्जामिनेशन में वो अच्छे नंबर प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।